गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पॉलिटी के इस लेक्चर में लोकसभा के सेकंड पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने लोकसभा के सेक्शन में गणपूर्ति तक अपना अध्ययन किया था, मतलब लोकसभा के जितने भी अध्याय थे वो उतने अपन ने ख़त्म कर लिए थे। अब अपन यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं उनके कार्यों के बारे में समझने जा रहे हैं। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का एक्चुअल में क्या कार्य होता है, ये चीज़ें अपन इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। चलिए, संविधान द्वारा संसद के दोनों सदनों हेतु पीठासीन अधिकारियों का प्रावधान किया गया है। देखो, पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? ये ऐसे अधिकारी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मॉनिटर होता था ना। मॉनिटर क्या करता था? ये क्लास में कहना चाहिए डिसिप्लिन मेंटेन करता था, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि जैसे देखिए, ये जो इमेज है ये वर्तमान लोकसभा की है और ओम बिड़ला जी लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हैं और इनका एक मुख्य कार्य होता है कि लोकसभा में जो कार्यवाहियां हो रही हैं, इन कार्यवाहियों को गरिमापूर्ण तरीके से संचालित करना। ठीक है, ये एक्चुअल में कार्य होता है किसका? पीठासीन अधिकारियों का। पीठासीन का तात्पर्य होता है शीर्षस्थ अधिकारी। ठीक है तो दोनों सदनों में, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। तो लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति पीठासीन अधिकारी के पद पर होते हैं। अब क्लियर हो गया? पीठासीन अधिकारी का तात्पर्य क्या है? शीर्षस्थ अधिकारी, जो किसी संस्था में या किसी संघ में डिसिप्लिन बनाकर रखता है। ठीक है, अनुशासन बनाकर रखता है और जिस पद को वह धारण किए हुए है वो पद शीर्षस्थ होता है और उस पद हेतु उसकी कुछ जवाबदारियां होती हैं। ऐसे अधिकारी को कहते हैं हम पीठासीन अधिकारी। सभापति एवं उपसभापति ये कहाँ के हो गए? ये हो गए राज्यसभा के। कौन? सभापति एवं उपसभापति। संबंधी उपबंध संविधान के आर्टिकल 89, 90, 91 और 92 में दिए गए हैं, जबकि संविधान के ही आर्टिकल 93 से लेकर 97 तक संबंध रखते हैं किससे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से, जो कहाँ पर बैठते हैं? लोकसभा में। इनके लगभग कार्य जो हैं वो एक समान होते हैं, लेकिन लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जबकि राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो कहलाते हैं सभापति और उपसभापति। क्लियर है? तो आर्टिकल 89, 90, 91 और 92 रिलेटेड है किससे? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से, जबकि आर्टिकल 93 से लेकर 97 डायरेक्टली रिलेटेड हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से। क्लियर? अब एक्चुअल में हमको ये समझना है कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो हमने ये क्लियर कर लिया कि ये कौन है, ये पीठासीन अधिकारी हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं तो इसके बारे में ध्यान से समझिए। संविधान का अनुच्छेद 93 ये कहता है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक में अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाएगी। पहली बैठक मतलब लोकसभा में जब सांसद चुनकर आएंगे, उसके बाद जब इनकी जो पहली बैठक होगी, उसी बैठक में अपने बीच में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष। इंग्लिश में इसे ही कहा जाता है द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो वह पुनः किसी अन्य सदस्य को उस पद के लिए चुनती है। ठीक है, बहुत से कारण होते हैं रिक्त होने के, जैसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे जाएं या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, तो फिर से लोकसभा के जो सांसद हैं वो इस रिक्त पद को भरने के लिए फिर से इनका चुनाव कर सकती है। लेकिन सामान्यतः
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा के सांसद ही इनका चुनाव करते हैं। ओके, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तब उसका पद रिक्त हो जाता है। आई बात समझ में? मतलब हो सकता है कि किसी कारण से उसकी सदस्यता समाप्त हो गई हो, तो फिर वो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर अगर वो है तो उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा। किस स्थिति में? अगर उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए, इस स्थिति में। ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मतलब जितना लंबा समय लोकसभा का है उतना ही लंबा समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी होता है। इसके पूर्व भी वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात क्या है? ध्यान देने लायक बात यह है कि ये दोनों व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे अपना अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है अध्यक्ष को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या है कॉन्सेप्ट? कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा किसे? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा किसे? अध्यक्ष के लिए। इसके अतिरिक्त उन्हें लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता है। तो कैसे इनको इनके पद से हटा सकते हैं? लोकसभा के जो पूरी स्ट्रेंथ है उसके 50% + 1, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है उनके बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसे भी हटाना है ना दी गई हो। ठीक है। अब इसके बारे में समझना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक प्रस्ताव लोकसभा के सांसद लेकर आ रहे हैं और इस प्रस्ताव के माध्यम से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जाएगा। तो इस प्रस्ताव की सूचना, मतलब इस प्रस्ताव को लोकसभा में लाने के पहले 14 दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना अनिवार्य है। और उसके बाद जब ये प्रस्ताव लोकसभा में आ जाएगा तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उस कुल सदस्य संख्या के 50% + 1, कितनी मेजॉरिटी है? 50% + 1 से अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या होगा? उस व्यक्ति को अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है। मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो पद कैसे छोड़ा जा सकता है? तो या तो वो त्यागपत्र दे सकता है व्यक्ति, ठीक है, और त्यागपत्र अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को, या फिर बहुमत से या 50% + 1 बहुमत से ये प्रस्ताव लोकसभा के सदस्य संख्या के, मतलब कुल बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, जिसके भी विरुद्ध या जिसको भी हटाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है, अगर वो पास हो जाता है, ठीक है, तो भी उन्हें अपना त्यागपत्र देना होगा। ठीक है। या फिर वो हटे हुए मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है तो ऐसे प्रस्ताव की सूचना कम से कम 14 दिन पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 96 है उसका पॉइंट 1 कहता है, यथास्थिति जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो, मतलब जब इस पर चर्चा चल रही है, किस पर? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के प्रस्ताव पर अगर लोकसभा में चर्चा चल रही है, तब वह उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। भले प्रस्ताव पास हो अथवा ना हो, लेकिन जब तक लोकसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है तब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे या अपना अपना कार्य नहीं करेंगे, किंतु वे लोकसभा में बोल सकते हैं,
उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और प्रथमतः मतदान करने का अधिकार उनके पास होता है। ये कब की बात कर रहे हैं हम? जब लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, तो उस परिस्थिति में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके भी विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया है उसे लोकसभा की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन वो लोकसभा में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है, लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और मतदान का अधिकार हो सकता है, मतदान का अधिकार उसके पास रहता है। लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि निर्णायक मत तो व्यक्ति तब देगा ना जब वो अध्यक्षता करेगा, तो अभी ये अध्यक्षता नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए सामान्य मत दे सकता है, निर्णायक मत नहीं देगा। किस कंडीशन में? जब उसको पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस कंडीशन में, ठीक है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 95 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 95 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष अनुपस्थित हो, ठीक है, तब उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है, ठीक है। किस कंडीशन में? जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष अनुपस्थित हो। सिर्फ इस परिस्थिति में उपाध्यक्ष जो है लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। किंतु अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होने पर लोकसभा का ऐसा सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करते हैं, ठीक है। अब देखना आर्टिकल 95 क्या कहता है कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इसका स्थान ले लेगा उपाध्यक्ष, ठीक है। इतना क्लियर? अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है, तब राष्ट्रपति लोकसभा के किसी अन्य सांसद को इस पद के लिए चुन लेंगे, ठीक है। क्या दिया गया है? अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करते हैं। जबकि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति की स्थिति में स्वयं लोकसभा द्वारा अवधारित व्यक्ति अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करता है, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो एक लाइन में ये कहा गया है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो मतलब किसी कारण से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या तो उनकी मृत्यु हो गई है या फिर त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है, तो पद रिक्त हो गया, लेकिन छुट्टी पर नहीं गए हैं। क्या हुआ है? उनका पद ही रिक्त हो गया है। तो पद रिक्त होने की स्थिति में कौन व्यक्ति अध्यक्षता करेगा? जिसे राष्ट्रपति इसके लिए चुनेंगे। लेकिन दूसरी लाइन ये कहती है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं, मतलब पद रिक्त नहीं है, लेकिन हो सकता है कि छुट्टी पर गए हों या किसी अन्य आवश्यक काम के लिए गए हों, तो वे कुछ समय के लिए अध्यक्षता नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति को बोलेंगे अपन कि वे अनुपस्थित हैं। तो इस स्थिति में लोकसभा द्वारा अवधारित व्यक्ति अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करता है, ठीक है। तो अगर पद रिक्त हो जाए अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का भी, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हो जाते हैं तो लोकसभा ही किसी व्यक्ति को इस पद के लिए चुन लेगी। क्लियर? अब आर्टिकल 94 क्या कहता है? तो आर्टिकल 94 के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर लोकसभा का विघटन किया गया मतलब लोकसभा को समाप्त किया गया
तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि अध्यक्ष भी अपना पद छोड़ देगा जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं आ जाता। ठीक है, तो क्या कहा गया है, तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, अब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनको जो भी वर्तमान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन है वो पूर्ण बहुमत से संसद के द्वारा ही निर्धारित किया गया होगा। इन दोनों पदाधिकारियों को निःशुल्क आवास तथा केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी सुविधाएं किसी ऐसे सांसद को जिसके पास मंत्री पद है उसे मिल रही हैं, वे सारी सुविधाएं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी प्राप्त होंगी। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, मतलब ये भी किसी क्षेत्र से चुना गया एक सांसद होता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, तो शपथ है ना, अलग से ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कोई अलग से शपथ ग्रहण नहीं करेगा, ये सिर्फ एक सांसद के रूप में शपथ लेगा। उसे लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है। किसे? लोकसभा के अध्यक्ष की अलग से कोई शपथ नहीं होती। अतः लोकसभा के अध्यक्ष को अलग से कोई शपथ ग्रहण नहीं करना होती है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो इसका स्थान लेगा उपाध्यक्ष। ठीक है, अब दोनों अगर अनुपस्थित हैं तो दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन है या तो पद रिक्त हो जाए और दूसरी कंडीशन है या तो दोनों अनुपस्थित हों। अगर अपन बात करें पहली कंडीशन की कि पद कैसा हो रहा है, रिक्त हो रहा है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति सांसदों में से ही किसी एक व्यक्ति को अध्यक्षता करने के लिए चुनेगा। और अगर ये दोनों जन अनुपस्थित हैं, ठीक है, तो इनके अनुपस्थिति की स्थिति में लोकसभा ही अपने बीच में से किसी व्यक्ति को इस पद के लिए चुन लेगी। ये चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से याद रखना होगी। और लोकसभा के अध्यक्ष की अलग से कोई भी शपथ नहीं होती। अब अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य, कौन कौन से कार्य होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोकसभा के अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, ऑब्वियसली अध्यक्ष है तो बैठकों की अध्यक्षता तो करेगा ही करेगा। और सदन की कार्यवाहियों का संचालन भी करता है, तो जितनी भी कार्यवाहियां हो रही हैं तो उनका संचालन भी करेगा। वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है और सभी सांसदों को अनुशासन पूर्वक लोकसभा की कार्यवाहियां संचालित करने की हिदायत देता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा ना माने व सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले तो वह उसकी सदस्यता निलंबित भी कर सकता है। मतलब इतनी पावर होती है अध्यक्ष के पास कि वह किसी सांसद को निलंबित भी कर सकता है। वह सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाहियों का क्रम निश्चित करता है। ठीक है, अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता मतलब जिस लोकसभा के सदस्यों ने जिसे अपना नेता चुना हो। सामान्यतः प्रधानमंत्री ही सदन के नेता होते हैं, क्योंकि वही एक्चुअल में लोकसभा में जिस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है उनके लीडर होते हैं। ठीक है, तो सदन के नेता मतलब प्रधानमंत्री के परामर्श से सदन की कार्यवाहियों का क्रम जो है ये निश्चित करता है कि पहले, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 3-4 चीज़ें जो है लगातार होनी है लोकसभा में, 3-4 बिल पड़े हुए हैं, तो किस बिल को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, किस पर पहले डिस्कशन होगा, किस पर बाद में डिस्कशन होगा, ये तमाम सारी चीज़ें भी निर्धारित करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष।
वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। दल बदल ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे शेड्यूल 10 अनुसूची 10 में डिफाइन किया गया है। ये अपन निर्वाचन में इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कि दल बदल है होता क्या है। तो दल बदल से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो दल बदल से संबंधित केस में अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का एक्चुअल में जो निर्णय करता है वो कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण के संबंध में किए जाने वाले वाद विवादों आदि का समय भी निश्चित करता है। एक्चुअल में जब भी नए सांसद चुनकर आते हैं उस समय और एक वर्ष में जो पहली बैठक होती है लोकसभा की उस समय राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण होता है जिसमें पूरे वर्ष भर के कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो अपने अभिभाषण में शब्द बोलते हैं एक्चुअल में वो राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता, पर्सनल नहीं होता, वो एक्चुअल में मंत्री परिषद के द्वारा उनको लिखकर दिया जाता है। अब क्योंकि मंत्री परिषद ने वो चीज़ें बोली हैं या वो चीज़ें निर्धारित की हैं जो राष्ट्रपति अपने विशेष अभिभाषण में या अपने उद्घाटन भाषण में कह रहे हैं, ठीक है, तो विपक्ष तो इसके खिलाफ जाएगा ही जाएगा। तो जब विपक्ष विरोध करेगा तो किस प्रकार से इस वाद विवाद को सुलझाना है इसका समय निश्चित करता है कौन? अध्यक्ष। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है। ये अपन पढ़ेंगे इसके बारे में आगे कि ये भारतीय संसदीय समूह क्या होता है। इस भारतीय संसदीय समूह के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। एक्चुअल में जितनी भी समितियां होती हैं ना लोकसभा में, वो उन सारी समितियों को शेड्यूल कर रहा है एक्चुअल में कौन? अध्यक्ष। सदन में अव्यवस्था फैलाने पर वह सदन की कार्यवाहियां भी स्थगित कर सकता है। इतने पावर्स होते हैं कि अगर किसी सांसद ने संसद में अव्यवस्थाएं फैलाई हैं, ठीक है, तो सदन की कार्यवाहियों को वह स्थगित कर सकता है, रोक सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाए, तो इस परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन होता है जिसका प्रावधान आर्टिकल 108 में है। अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जब भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कोई विधेयक धन विधेयक या मनी बिल है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय भी किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अब ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में प्रश्न चिन्ह के रूप में रखते चलना कि मनी बिल क्या है। अब बस हम नेक्स्ट इन्हीं सारी चीज़ों पर आने वाले हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात का निर्णय भी कौन कर रहा है? एक्चुअल में अध्यक्ष कर रहा है। वह प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेता है, किंतु किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत या कास्टिंग वोट देता है, जिसका प्रावधान आर्टिकल 100 के पॉइंट 1 में है। क्या हो रहा है बहुत ध्यान से समझना। जैसे देखो, सदन में एक पार्टी पक्ष में है जो कोई सा बिल लेकर आई और एक पार्टी विपक्ष में है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि किसी बिल पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाए, तो सिर्फ इस अवस्था में ये निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत या कास्टिंग वोट का तात्पर्य ये होता है कि वो ऐसा मत दे सकता है 50% इनका है और 50% इनका है। जब मत बराबर पड़ गए, मतलब 50-50% हो गए हैं, तो सिर्फ इस परिस्थिति में ही अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत दे सकता है। वह विभिन्न विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित कर सकता है। प्रश्नों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की कार्यवाही करता है। काम रोको प्रस्ताव भी
उसकी अनुमति से ही पेश हो सकता है। प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। क्लियर है? क्या होता है? विभिन्न विधेयक, विधेयक मतलब ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि जब भी कोई सा बिल आता है लोकसभा में या राज्यसभा में तो उसको कहा जाता है विधेयक, जब तक कि वो पास नहीं हो रहा या जब तक कि राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं तब तक उसको कहा जाता है विधेयक। विधेयक प्रस्तावों आदि पर मतदान कर परिणाम घोषित करता है। उस पर वोटिंग कराई जाती है लोकसभा में, उस वोटिंग का परिणाम भी अध्यक्ष ही घोषित करता है। जो भी प्रश्न सांसदों को एक दूसरे से पूछने हैं या लोकसभा में कोई सा मुद्दा उठाना है तो उन प्रश्नों को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव भी उन्हीं की अनुमति से ही पेश होता है एवं प्रक्रिया संबंधी विवादों पर भी उसका निर्णय अंतिम होता है। किसका? अध्यक्ष का। अब इसके अतिरिक्त वह लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है। अपन बहुत सारी समितियों के बारे में पढ़ेंगे लोकसभा में। तो लोकसभा में जितनी भी समितियां होती हैं हर समिति का अपना एक सभापति होता है। तो इन सभापति की नियुक्ति भी करता है कौन? अध्यक्ष। उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। तो बेसिकली ये जो 3 समितियां हैं लोकसभा की, कौन कौन सी? कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, इनकी अध्यक्षता स्वयं लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, और जितनी भी संसदीय समितियां हैं इन संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये जो 3 समितियां हैं, कार्य मंत्रणा, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, इनका अध्यक्ष भी होता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। सदन में कोई भी सदस्य उसकी आज्ञा से ही भाषण कर सकता है। क्लियर है? अगर लोकसभा में किसी को बोलना है तो वो किसकी आज्ञा से बोलेगा? ठीक है, वो बोलेगा लोकसभा के अध्यक्ष की ही आज्ञा से। वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जिन्हें असंसदीय और अशिष्ट समझा जाता है। ऐसे शब्द जिन्हें असंसदीय और अशिष्ट समझा जाता है उनको ये बाहर फेंक देगा या ऐसा बोलेगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग लोकसभा की कार्यवाही में ना किया जाए। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है। इस प्रकार वह सदन तथा राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम होता है। ठीक है, क्या होता है? एक है संसद, ठीक है, और यहाँ पर बैठे हुए हैं राष्ट्रपति। संसद में कौन कौन सी कार्यवाहियाँ हो रही हैं ये सारी चीज़ें, खासकर कि लोकसभा से संबंधित सारी चीज़ें राष्ट्रपति को बताता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, वह संसद की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है, जैसा कि अपन ने पढ़ा कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। इनकी अध्यक्षता स्वयं लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसके अतिरिक्त वह सदन में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है। कभी आप देखना लोकसभा जो चैनल आता है उस चैनल में ये बताते हैं कि एक तरफ जो है सांसद बैठे हुए हैं, एक तरफ प्रेस प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और कुछ सीटें साइड में दर्शकों के लिए भी छोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो दर्शकों, कभी अगर बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर डिस्कशन होना है तो प्रेस प्रतिनिधियों को रोका जा सकता है और दर्शकों को भी रोका जा सकता है। किसके द्वारा? अध्यक्ष के आदेश के द्वारा। वह सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा भी करता है। ठीक है, हर सांसद के पास कुछ ना कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इन विशेष अधिकारों की रक्षा की जाती है किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा।
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सभी कार्य उपाध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, याद रखना। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, परंतु ये संवैधानिक कर्तव्य है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष के द्वारा ही किया जाएगा। वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष का यह एक विशेषाधिकार है कि जब उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है, किसे, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उपाध्यक्ष की। जब उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तब वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उपाध्यक्ष भी कौन है, एक सांसद ही है। और जब उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उसका सभापति बन जाएगा। ये उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है। अब अपन बात करते हैं लोकसभा की शक्तियां और कार्य के बारे में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यद्यपि लोकसभा संसद का निम्न सदन है। कैसा है लोकसभा? संसद का एक निम्न सदन है। ठीक है, किंतु वह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि ये जनता का सदन है। यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, इसीलिए राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है लोकसभा। इसकी शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसकी विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्ति का तात्पर्य होता है कानून निर्माण करने की शक्ति। ठीक है, तो प्रत्येक विधेयक को विधि बनाने के पूर्व लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है, मतलब लोकसभा से पास होना आवश्यक है। राज्यसभा में यदि कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो उस विधेयक को भी लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। सीधी सी बात है। लोकसभा और राज्यसभा से कोई सा विधेयक पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, तब जाकर वो बनेगा कानून। ये प्रक्रिया है। अब अगर किसी विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा रहा है तो वहाँ से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। इसी प्रकार से अगर विधेयक राज्यसभा में लाया गया है तो वहाँ से पास होने के बाद लोकसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, सामान्य विधेयकों का क्रम ऐसा ही होता है। लेकिन फिर होते हैं विशेष विधेयक, जिनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक, अपन मनी बिल की बात नहीं कर रहे, धन विधेयक की बात अपन नहीं कर रहे, अपन सामान्य विधेयक की या साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, मतलब लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा ने नहीं किया, या राज्यसभा ने पास कर दिया है तो लोकसभा ने उसे रोक लिया है, तो इस प्रकार से मतभेद उत्पन्न हो गया। मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो गत्यावरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो ये संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, जैसा अभी अपन ने पढ़ा था। इस बैठक में साधारण बहुमत द्वारा ही विधेयक पारित किया जाता है। ठीक है, जब भी किसी साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन होता है तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर कोई सा साधारण विधेयक है, भले उसे पास करने का प्रोसीजर कुछ भी हो, लेकिन संयुक्त अधिवेशन अगर है तो वहाँ पर कोई भी विधेयक अगर पास करना है तो वो विधेयक सिर्फ साधारण बहुमत से ही पास हो जाएगा। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की लगभग दोगुनी सदस्य संख्या के कारण अंतिम निर्णय लोकसभा द्वारा ही होता है, क्योंकि राज्यसभा की सदस्य संख्या आधी है किससे? लोकसभा से।
इसलिए लोकसभा जो चाहेगी वो होगा अंत में। इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, किसकी तुलना में? राज्यसभा की तुलना में। कारण क्या है? कारण ये है कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो राज्यसभा से लगभग दोगुनी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियों की। कार्यपालिका क्या होती है? ये हमारे लोकतंत्र की वो संस्था है जो कानून को लागू कराने का कार्य करती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है कि हमारे यहाँ संसद है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी, इन तीन संस्थाओं को मिलाकर संसद कहा जाता है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली भारत में लागू है। व्यवहारतः संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका मतलब कौन? मंत्री परिषद को व्यवस्थापिका मुख्यतः लोकसभा के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। तो जो मंत्री परिषद है, लोकसभा किस प्रकार से मंत्री परिषद को नियंत्रित कर रही है, ये चीज़ हमें देखना है कि लोकसभा किस प्रकार से इस मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। भारत में लोकसभा का कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद पर पूर्ण नियंत्रण है। ठीक है, लोकसभा कंट्रोल किए हुए है किसे? मंत्री परिषद को। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसका प्रावधान आर्टिकल 75(3) में दिया गया है। क्या दिया गया है? कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि देखो मंत्री परिषद में मेजॉरिटी सांसद कहाँ से आते हैं? लोकसभा के, लेकिन राज्यसभा के भी कुछ सांसदों को मंत्री का पद दिया जाता है। ये तमाम सारी चीज़ें हम मंत्री परिषद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम राज्यसभा पढ़ेंगे और राज्यसभा के जस्ट बाद हम मंत्री परिषद पर चलेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी मंत्री परिषद है वो जवाबदेह है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लोकसभा में इन मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कार्य के रिगार्डिंग। ठीक है, और उनको जवाब देना होता है। इसीलिए आर्टिकल 75(3) के अनुसार ये जो पूरी मंत्री परिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। और क्यों है? क्योंकि लोकसभा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। विपक्ष बैठा है वहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए, और यही हमारे लोकतंत्र को मजबूत किए हुए है। मंत्री परिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मतलब लोकसभा में जब तक मेजॉरिटी सांसद का इस मंत्री परिषद पर विश्वास है तब तक ये मंत्री परिषद कार्य करेगी, और यदि लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्री परिषद को तुरंत ही त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, यदि लोकसभा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को नामंजूर कर दे या राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दे तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये तमाम सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बजट भी हमें आगे पढ़ना और बहुत डिटेल में पढ़ना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण, अब से समझना, बजट कौन लेकर आई है? मंत्री परिषद लेकर आई है। और मान लो अगर ये बजट पास ना हो पाया तो इसका तात्पर्य है कि बहुत सारे सांसद लोकसभा में जो बैठे हुए हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि ये बजट पास ना हो। और अगर सांसद ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि बजट पास ना हो, इसका मतलब है कि उन सांसदों को मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है। तो ये सूचक होता है कि मंत्री परिषद विश्वास खो चुकी है, इसलिए बजट पास नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ ये है कि राष्ट्रपति का जब भी अभिभाषण होता है तो एक धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। एक्चुअल में जैसा मैंने अभी बताया था, राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में उनका व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है, वो इस मंत्री परिषद के द्वारा ही बनाया जाता है।
तो उसके बाद जब ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो धन्यवाद प्रस्ताव अगर पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि लोकसभा के जो सांसद हैं वो संतुष्ट हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से और इनडायरेक्टली मंत्री परिषद के कर्तव्यों से, क्योंकि जो लिखकर दिया है राष्ट्रपति को वो किसने दिया है? मंत्री परिषद ने। ठीक है, तो धन्यवाद प्रस्ताव अगर पास नहीं हो रहा है तो ये एक असहमति बताता है लोकसभा के सांसदों की, और लोकसभा के सांसद अगर असहमत है तो ये सूचक है कि लोकसभा में वर्तमान जो मंत्री परिषद है वो विश्वास खो चुकी है। तो ये भी सूचक है इनडायरेक्टली एक अविश्वास प्रस्ताव का। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त लोकसभा अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। जैसे लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, लोकसभा के पास ये अधिकार होता है कि वो मंत्रियों से, खासकर कि जो विपक्ष वहाँ पर बैठा हुआ है वो वर्तमान मंत्रियों से इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। काम रोको प्रस्ताव, निंदा का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। ठीक है, आलोचना की जा सकती है, मतलब मंत्री परिषद की आलोचना हो सकती है लोकसभा में। सरकारी विधेयक या बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई संशोधन करके जिससे सरकार सहमत ना हो अपना विरोध प्रदर्शित किया जा सकता है। तो लोकसभा ऐसा कर सकती है और इस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने से कार्यपालिका कोई असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे सरकारी विधेयक में संशोधन पेश कर दिया या फिर कोई सा ऐसा काम कर दिया जैसे बजट को पास नहीं किया, तो ये सूचक होता है काय का? अविश्वास का। और अगर ये चीज़ अविश्वास का सूचक है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा, संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर भी विचार करती है। क्लियर है, ये जितने भी आयोग हैं इनकी रिपोर्ट पर भी विचार करती है कौन? लोकसभा। अब इन सब के अतिरिक्त ये तो हो गई कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की शक्ति। इसके अलावा होती है लोकसभा के पास बहुत सी वित्तीय शक्तियाँ। अब ये वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा को वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से बहुत सारी प्रमुखता दी गई है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 109। ठीक है, इसके अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। धन विधेयक कहाँ लाए जा सकते हैं? केवल लोकसभा में। राज्यसभा में इन्हें प्रस्तावित नहीं किया जाता। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति किसकी ज़्यादा है? लोकसभा की, क्योंकि 109 में क्या दिया गया है कि धन विधेयक जब भी लाया जाएगा वो कहाँ पर लाया जाएगा? लोकसभा में। और कोई सा विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक भेजा जाएगा कहाँ? राज्यसभा में। और राज्यसभा के लिए ये आवश्यक है कि धन विधेयक जैसे ही उसको प्राप्त हुआ है उसकी प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा दिया जाए। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है। ठीक है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या ना करना लोकसभा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब देखना, राज्यसभा उसमें स्वयं से संशोधन नहीं कर सकती,
लेकिन सिर्फ संशोधन का सुझाव दे सकती है और उस संशोधन को स्वीकार करना अथवा ना करना ये निर्भर करेगा किस पर? लोकसभा की इच्छा पर। संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि धन विधेयक पारित होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना धन विधेयक लोकसभा को लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब देखना, राज्यसभा 14 दिन के अंदर विधेयक को लौटाए भी ना तो भी वो 14 दिन के अंदर दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगें भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं। बजट भी इसके समक्ष रखा जाएगा, लोकसभा के समक्ष। एक्चुअल में दोनों के समक्ष रखते हैं, लेकिन ये भी लोकसभा की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार के समस्त व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। ठीक है, इसके अतिरिक्त लोकसभा के पास संविधान संशोधन संबंधी शक्ति भी होती है। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान के किसी उपबंध में परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन के रूप में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, मतलब वर्तमान आर्टिकल में इजाफा कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, आर्टिकल को ही समाप्त कर सकती है। आर्टिकल 368 के तहत यह अधिकार दोनों सदनों को समान रूप से दिया गया है। लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास, दोनों के पास बराबर अधिकार है। अतः संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे भले वो लोकसभा हो अथवा राज्यसभा हो। इस विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 368 के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर अधिकार हैं। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है और कैसे पास होगा? तो सदन की कुल सदस्य संख्या के तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जा सकता है। संशोधन विधेयक के संबंध में यदि संसद के दोनों सदनों की असहमति है तो विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में इस संविधान संशोधन विधेयक में अगर किसी भी प्रकार की असहमति है तो ये विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा। इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जो अपन ने पढ़ा था ना अभी अनुच्छेद 108, वो सिर्फ और सिर्फ लागू होता था साधारण विधेयक पर, ना कि इस पर संविधान संशोधन विधेयक पर। ठीक है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है किस पर? संविधान संशोधन विधेयकों पर, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक आहूत करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये जो संयुक्त बैठक होती है वो सिर्फ रिलेटेड होती है साधारण विधेयकों से। इसके अतिरिक्त निर्वाचन मंडल के रूप में भी कार्य करती है लोकसभा। कैसे? तो लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। आर्टिकल 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो एक निर्वाचक मंडल भी हो गया किसका? राष्ट्रपति का। आर्टिकल 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी निर्वाचित करती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लोकसभा एक निर्वाचक मंडल का कार्य भी कर रही है। अब जनता की शिकायतों का निवारण, किस प्रकार से लोकसभा जनता की शिकायतों का निवारण करती है? तो लोकसभा के सदस्य
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। हमारे बीच में से ही ये लोग लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार तथा भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। इस प्रकार से जनता की शिकायतों का निवारण करती है कौन? लोकसभा। इसके अतिरिक्त लोकसभा के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है। यदि राज्यसभा महाभियोग लगाती है तो लोकसभा आरोपों की जांच करती है। ये चीज़ें अपन ने राष्ट्रपति वाले सेक्शन में पढ़ी थी। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कदाचार या असमर्थता के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित करती है। मतलब सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें हटाने का कार्य भी करती है कौन? लोकसभा। लेकिन किस आधार पर? कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही उन्हें हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। ठीक है, किस परिस्थिति में? जब उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है तो प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में। तो राज्यसभा से जब ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे लोकसभा से अनिवार्य रूप से अनुमोदित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। और राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा को सिर्फ उसे अनुमोदित करना होगा। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जैसे ही इमरजेंसी लगाई है तो मात्र 1 महीने के अंदर उसे संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त मान ली जाएगी। तो इस पर भी एक अहम भूमिका निभाती है कौन? लोकसभा। यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेना आवश्यक है। तो इन परिस्थितियों में भी एक अहम भूमिका निभाएगी कौन? लोकसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं लोकसभा की कुछ प्रमुख शक्तियां हैं जिनका अध्ययन अपन ने इस लेक्चर में अभी किया है। ठीक है, थैंक यू।